हेलो दोस्तों। आज के मॉक टेस्ट में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम लोगों के मॉक टेस्ट की 11वीं क्लास है। हम लोगों को पता है कि मॉक टेस्ट के साथ आखिर में 10 टर्मिनोलॉजी की भी हम लोग मशक करते हैं, क्योंकि सीडीपी में उस टर्म को हम लोग जानते हैं लेकिन उर्दू पेडागोजी में नहीं जानते। इस वजह से आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसको देखते हुए उसकी भी सीरीज साथ में चल रही है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आज हम लोग 61 से यानी 70 तक 70 आपकी हो जाएगी। हर एक की पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दे रहा हूँ, ताकि एक मरतबा आप उसका रिवीजन कर लीजिए। चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का ए पेपर 2। आपको पता है कि सीटेट में 2 लैंग्वेज लेते हैं। अगर पहली लेते हैं तो उसमें से जो पैराग्राफ आता है वो पहली लैंग्वेज में पोइट्री प्रोज दोनों का आता है, और इसी के साथ अगर हम सेकंड लेते हैं उसमें दोनों प्रोज का आता है, जो कि आपको पता है। चलिए हम लोग चलते हैं। 2019 का पेपर 2 है और लेवल फर्स्ट है। क्वेश्चन दोनों के मिलते जुलते हैं, चाहे लेवल फर्स्ट हो या लेवल सेकंड हो। एक दो पेपर डिफरेंस आते हैं क्योंकि पेडागोजी दोनों की सेम है। चलिए हम लोग चलते हैं। ये जो स्लाइड आपको दिख रही है, निज़ाम एकेडमी 22 टेलीग्राम चैनल, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस पर क्लिक करके आप जुड़ जाइए। उस पर आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, उसका आप रिवीजन कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मेरा मकसद यह है कि आपका किसी तरह सीटेट निकल जाए। आगे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे इधर कंटिन्यू डेली आपको वीडियो मिलती रहेंगी, ताकि जितने इम्कानात हैं सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सबको हल किया जाएगा। मैराथन भी ली जाएगी। आप मकसद यह है कि 30 में 30 मार्क्स आप इसमें ला सकें, ठीक है? अगर इसको सही से करते हैं तो दूसरी लैंग्वेज की जो पेडागोजी है उसमें भी हेल्प मिलेगी। तो लाइक करें, कमेंट करें, कोई सुझाव है, मशवरा है वो भी दें, अपने ग्रुप में अपने साथियों को शेयर कर दें, वो भी फ़ायदा उठा लें। चलें आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है दफ़ा 343 टू के मुताबिक आईने हिंद इस्तेमाल के लिए कहता है। देखिए, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज की बात की गई है। कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 तक, ठीक है? ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आप आइन कहते हैं, उसमें लैंग्वेज की बातें की गई हैं। तो इसमें आर्टिकल 343 में कही गई है कि हिंदुस्तान की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, कामकाज की भाषा क्या होगी? आपकी हिंदी होगी। क्या होगी? हिंदी होगी। इसकी बात किस में की गई है? आर्टिकल 343। मैं थोड़ा एडिशनल इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है अगले इस मरतबा आपका इस तरह से पूछ ले। 343 में बताया गया है कि आपकी रस्मी ज़ुबान आएगा। रस्मी ज़ुबान या सरकारी ज़ुबान क्या होगी? हिंदी होगी। और 343 ए में 343 ए में ये बात कही गई है कि उसकी जो लिपि है यानी उसका जो रस्मुल ख़त है क्या होगा? देवनागरी होगा, ठीक है? तीसरा जो है 343 बी में क्या कहा गया है? 343 बी में क्या कहा गया उसको पूछा जा रहा है। क्या कहा है? कि हिंदी बतौर सरकारी ज़ुबान, हिंदी बतौर मुआविन सरकारी ज़ुबान, अंग्रेज़ी बतौर सरकारी ज़ुबान, अंग्रेज़ी बतौर मुआविन सरकारी ज़ुबान। ये आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा। देखिए, आर्टिकल 343 जो बी यानी 2 में ये कहा गया है कि हिंदी के साथ साथ जो आपकी इंग्लिश है, इंग्लिश क्या होगी? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, जिसको हम क्या कहते हैं? मुआविन सरकारी ज़ुबान। इससे मुतालिक 2-3 टिप्स आप समझ लीजिए। ये चीज़ पूछा जाता है कि उर्दू किस शेड्यूल में आपके आइन में है? तो आपके 8वें शेड्यूल में, ठीक है? मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज यानी जदीद हिंदुस्तानी ज़ुबान कितनी है? 22 है। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है? एक ये पूछा जा सकता है कि क्या अंग्रेज़ी 22 ज़ुबानों में शामिल है कि नहीं? तो उसमें अंग्रेज़ी शामिल नहीं है। इस पॉइंट को आप ज़हन में रखिएगा कि अंग्रेज़ी क्या है? उसमें शामिल नहीं है। तो
آپ کے آئین یعنی کانسٹیٹیوشن سے اس طرح کے سوالات 3-4 پوائنٹ ہے جو میں نے بتا دیا، اس سے بنتے ہیں۔ آگے چلیے، آگے ہے درجہ ذیل میں سے کون کلاسیکی زبان کے پیمانے میں شامل نہیں؟ کلاسیکی لینگویج کا مطلب ہوگا کلاسیکل لینگویج، یعنی جو آپ کی قدیم زبان ہے، اس کے پیمانے میں اس میں سے کون سی ایک چیز شامل نہیں ہے؟ دیکھیے پہلے کیا ہے، زبان کی 1500 سے 2000 سال پرانی تاریخ یا تحریری مواد ہو، اس کو کلاسیکی زبان کہیں گے، ٹھیک ہے، یہ تو صحیح لگ رہا۔ دوسرا کیا ہے، اس زبان میں کچھ قدیم ادب اور رزمیے، رزمیے کس کو کہتے ہیں؟ رزمیہ یہ اردو کا لفظ ہے۔ رزمیے کا مطلب یہ ہے کہ اس زبان میں جنگ کو، جنگی داستان کو یا جنگ کو داستان کی شکل میں یا نظم کی شکل میں بیان کیا گیا ہو۔ کیا یہ چیز کلاسیکل لینگویج کے پیمانے یعنی اس کی خصوصیت میں شامل ہے؟ رزمی آپ کو پتا ہے کہ پہلے قدیم زمانے میں کیا ہے، جنگ بہت ہوتی تھی، تو اس جنگ کو یا تو داستان میں یا تو نظم میں بیان کیا گیا ہو، یہ بھی ٹھیک لگ رہا ہے۔ تیسرا کیا ہے، زبان کا تعلق شیڈول زبان سے نہ ہو، شیڈول زبان سے نہ ہو۔ آگے کیا ہے، زبان کی اپنی تاریخی روایت ہو اور یہ دوسری زبان سے مستعار نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ بھی بات صحیح ہے۔ تو آپ کا تیسرا آپشن آپ کا صحیح ہوگا۔ پوچھا کیا جا رہا ہے، کلاسیکی زبان کے پیمانے میں شامل نہیں ہے، نہیں اگر پوچھا جا رہا ہے اس پر فوراً ہمارا ذہن کلک کرنا چاہیے کہ نہیں پوچھا گیا ہے۔ یہ سب کلاسیکل لینگویج کی خوبیاں ہیں۔ تیسرا کیا ہے، زبان کا تعلق شیڈول زبان سے نہ ہو۔ شیڈول زبان یعنی جو 8ویں شیڈول کانسٹیٹیوشن کی طرف اشارہ ہے، آئین کی طرف، کیا اس سے نہیں ہے؟ اردو ہے، اس میں بہت ساری زبان ہے، جیسے سنسکرت ہے، سنسکرت آپ کی یہ کلاسیکل لینگویج ہے، ٹھیک ہے، لیکن 8ویں شیڈول میں شامل ہے، تو یہ آپشن آپ کا غلط ہو جائے گا۔ لیکن کلاسیکی زبان کے پیمانے یہ سب ہیں، کیا ہے، اس زبان کی اپنی تاریخ ہو، یہ دوسری زبان سے مستعار یعنی دوسری زبان سے ادھار نہ لی گئی ہو، اس کو ہم کلاسیکل لینگویج کہیں گے۔ جیسے اردو ہماری کیا ہے، کلاسیکل لینگویج نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ جدید ماڈرن زبان ہے۔ اردو زبان ہندوستان میں پیدا ہوئی، کوئی کہتے ہیں دکن میں پیدا ہوئی، کوئی کہتے ہیں دلی کے ارد گرد پیدا ہوئی، الگ الگ نظریات آپ نے پڑھ رکھا ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ اس میں اکثر الفاظ کیا ہے، عربک یا فارسی سے لیے گئے، کچھ الفاظ ہندوستانی زبان سے یعنی آپس بول چال کے لیے گئے، تو سب مل کر کے اس کا ایک رسم الخط، عربی فارسی رسم الخط بنا، بعد میں اردو کہلائی۔ تو یہ مستعار ہے، تو اس لیے اردو کیا ہے، آپ کی کلاسیکل لینگویج نہیں ہے۔ پوچھا جا سکتا ہے اس مرتبہ کہ اردو آپ کی کلاسیکل لینگویج ہے یا نہیں ہے، تو نہیں ہے، اس پر آپ جائیے گا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اگر آپ کو ڈسکشن اس طرح سے آپشن کا آپریشن کر کے جو میں سمجھا رہا ہوں، بالکل اس کا اینالائز کر کے، وشلیشن کر کے، اگر آپ کو اچھا لگ رہا تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، لائک کریں، دوستوں کو شیئر کر دیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، آموزگار کے سننے کی مہارت کا اندازے قدر کیا جا سکتا ہے۔ آموزگار جس کو ہم طلبہ کہتے ہیں، سیکھنے والے، سننے کے مہارت کا اندازے قدر جس کو ہم ایویلویشن کہتے ہیں، کیا جا سکتا ہے، کس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے؟ 4 آپشن پوچھا جا رہا ہے، بتائیے۔ ان کے ساتھ متواتر مشق اور عمل کے، متواتر یعنی لگاتار یعنی کنٹینیوٹی میں، مشق اور عمل کے ذریعے، کہانی سنانے کے بعد تفہیم پر مبنی سوالات کے ذریعے، ٹھیک ہے، یہ آپشن آپ کا زیادہ سٹیک لگ رہا ہے۔ آگے کیا ہے، مزید خاموش مطالعے کے لیے موقع فراہم کر کے، انہیں علمی سیاحت کے لیے باہر لے جا کر کے، تو ان سب سے باہر لے جائیں گے تو کیا ان سے سننے کی مہارت کا اندازے قدر ہوگا؟ سننے کی مہارت کا اندازے قدر سب سے زیادہ دوسرے آپشن سے ہو رہا ہے، یعنی کہانی سنانے کے بعد تفہیم پر مبنی سوالات کے ذریعے۔ جیسے ہم نے کوئی چیز کلاس میں سنائی، ٹھیک ہے، کلاس لی، کلاس کے بعد بچوں سے جو سوالات پوچھیں گے تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جو میں نے لیکچر دیا بچہ کتنا سن رہا تھا، کتنا سمجھ میں آیا، تو یہی آپشن آپ کا سٹیک بیٹھے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے ہے کہ پڑھنے کے ابتدائی مرحلے میں استاذ کو توجہ دینی چاہیے،
इब्तदाई मरहले में किस चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए बताइए। यानी हरूफ तहज्जी याद करने पर। देखिए जहाँ भी आपका ऑप्शन याद ओद करना आ गया तो उसकी तरफ बहुत कम ही ऑप्शन है सही होता है। आगे क्या है, पढ़ने में रवानी पर। तीसरा क्या है पूछा जा रहा, तीसरा क्या है, हर्फ आवाज़ के मुताबिक को फ़रोग़ देने पर। यानी हर्फ आवाज़ यानी जो साउंड है, जो हर्फ है यानी अलिफ बा ता सा, और उसको किस तरह से अदा करते हैं, उससे जो साउंड निकलता है उसके मुताबिक को यानी उसके मुताबिकत को फ़रोग़ देने पर। यही है इब्तदाई मरहले में उस्ताद को इसी पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो गया। आगे चलते हैं। सुनना और पढ़ना है। सुनना, आप कोई चीज़ सुन रहे हैं, आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, ये अख़ज़ी महारत है कि आगे क्या कहा जा रहा है, इजहारी महारतें हैं, दिलचस्प महारतें हैं, गौर व फिक्र की महारतें हैं। आपको पता है, एक चीज़ आप जहन में रख लीजिए, यानी महारतें कितनी हैं, महारतें आपकी 4 हैं, जिसको LSRW से हमने याद कराया है आप लोगों को। पहला क्या है, L से लिसनिंग यानी सुनना, S से क्या है स्पीकिंग यानी बोलना, और R से क्या है रीडिंग यानी पढ़ना, और W से क्या है राइटिंग यानी लिखना। 4 आपकी बेसिक स्किल हैं, यानी किसी ज़ुबान की बुनियादी महारतें 4 हैं। इसमें से सुनना और पढ़ना, सुनना क्या है, सुनना जो आपका पहले यानी लिसनिंग पे आया, और दूसरा पढ़ना यानी रीडिंग। ये दोनों कौन सी महारत है, अख़ज़ी महारत या इजहारी? देखिए अख़ज़ी महारत है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, आप सुन रहे हैं, सुन करके अपने अंदर कोई चीज़ ले अख़ज़ करना मतलब क्या, कोई चीज़ ग्रहण करना, हासिल करना, अपने अंदर यानी इनपुट करना, अपने अंदर भरना। आप इंफॉर्मेशन को भर रहे हैं तो क्या है, अख़ज़ी महारत हुई, जिसको हम इंग्लिश में पढ़े होंगे CDP में, क्या है रिसेप्टिव स्किल। रिसेप्टिव यानी किसी चीज़ को हम रिसीव कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। और आगे क्या है पढ़ना। पढ़ना, अगर जैसे हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई इबारत पढ़ रहे हैं तो उसके इंफॉर्मेशन को अपने अंदर अख़ज़ कर रहे हैं, यानी ले रहे हैं, भर रहे हैं, उसको क्या, ये अख़ज़ी महारतें हुई। क्या है पढ़ना, यानी ये क्या रिसेप्टिव। दो चीज़ प्रोडक्टिव यानी क्रिएटिव स्किल है, कौन कौन, स्पीकिंग यानी जो आपके अंदर हम जैसे बोल रहे हैं, क्या है हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, यानी बाहर चीज़ों को भेज रहे हैं, ये क्या है प्रोडक्टिव स्किल होती है। ठीक है, आगे क्या राइटिंग, कोई चीज़ लिखेंगे तो बाहर जा रही है, ये भी प्रोडक्टिव स्किल होती है। ठीक है, प्रोडक्टिव यानी आप यानी तख्लीकी स्किल कह सकते हैं, किसी चीज़ को आप बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्टिव स्किल है। तो चलें आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा कि अख़ज़ी महारतें 2 हैं जिसमें हम चीज़ों को अख़ज़ करते हैं, अपने अंदर समा लेते हैं। आगे चलते हैं, तख्लीक कार। तख्लीक कार यानी क्रिएटिव। तख्लीक कार का मतलब होता है क्रिएटिव। आपने क्रिएटिव बच्चे की खुसूसियत पढ़ रखी होगी CDP में भी। तख्लीक कार बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक उस्ताद किसके ज़रिए अपने रद्द अमल का इजहार कर सकते हैं, उनकी ज़रूरत के मुताबिक करना है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बच्चों की क़वायदी गलतियों के बारे में तफसीली फ़ीडबैक फ़राहम करके। दूसरा क्या है, उनके कामों की तारीफ़ और उनके कामों का हवाला देते हुए उन पर खुसूसी तबसरा करके। यही ऑप्शन सबसे अच्छा है। यह गलतियों को नज़रअंदाज करके ये भी सही नहीं है। क्लास यानी पूरी क्लास के सामने बेहतर तहरीर के लिए यानी ग्रेडिंग दे करके, ये भी बहुत अच्छा नहीं। यहाँ क्या है, क्रिएटिव बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक उस्ताद कौन सा रद्द अमल करेगा, उनके कामों की तारीफ़ करेगा। क्रिएटिव मतलब लीक से हट करके, आउट ऑफ द बॉक्स, यानी जिसकी सोच डाइवर्जेंट थिंकिंग हो, जो दिशाओं में सोच सके, अलग अलग जिहत से किसी चीज़ को हल करने का अलग नया तरीक़ा बच्चा ला सके, उसको कहेंगे क्रिएटिव। तो अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो उनके कामों की तारीफ़ करेगा टीचर,
और उनके कामों का हवाला देते हुए उन पर खुसूसी तबसरा, उसका हवाला देते हुए टीचर क्या करेगा, क्लास में एक तबसरा करेगा, उस पर डिस्कस करेगा। उससे जो है बच्चों के अंदर और हौसला अफजाई पैदा होगी, दूसरे जो बच्चे बैठे हुए हैं वो भी मोटिवेट होंगे। ठीक है, तो यह आपका ये तरीका सही होगा। आगे चलते हैं। देखिए, मैं हर एक ऑप्शन का बिल्कुल एनालाइज कर रहा हूँ, ऑपरेशन करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ अगर आप सीख लेते हैं, खुद पढ़ेंगे इसको नहीं सीख पाएंगे। इस तरह से अगर आप डिस्कस करके एक मरतबा देख लेते हैं तो इसी पैटर्न पे जो सवाल आएगा आप बहुत जल्दी उस पर सही जवाब पर पहुंच सकेंगे। आगे चलते हैं। दर्जा झेल में से कौन अपने आप ज़ुबान सीखने और ज़ुबान की आमोजिश का बुनियादी फ़र्क है? एक अपने आप ज़ुबान सीख रहे हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एक्विजिशन, पहला चैप्टर हमारा है एक्विजिशन, और ज़ुबान की आमोजिश जिसको हम लर्निंग। एक्विजिशन के लिए कौन सा लफ्ज़ याद किए थे, इक्तिसाब, और आमोजिश के लिए लर्निंग, यानी उसके लिए हम क्या, आमोजिश यानी लर्निंग। दोनों के अंदर बुनियादी फ़र्क क्या है बताइए? रवानी और दुरुस्तगी और ज़ुबान से साबका। देखिए, ज़ुबान से साबका ही बुनियादी फ़र्क है। क्या, पहली जो ज़ुबान होती है, जो बच्चा घर में सीखता है, आसपास में सीखता है, अनकॉन्शियस माइंड से सीखता है, बगैर इरादे के सीख लेता है, उसको माहौल मिल जाता है, उसको सीख लेता है, वो क्या है, वो आपके इक्तिसाब है, यानी जिसको हम क्या कहेंगे, एक्विजिशन। इक्तिसाब आ गया यानी हुसूलियाबी आ गई। लेकिन आमोजिश क्या है, लर्निंग, जिसके लिए आप स्कूल जाते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं। तो दोनों में बेसिक फ़र्क यही है। ठीक है, आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे कोई भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन बटन पे ज़रूर क्लिक कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं। बतौरे माखज़, ठीक है, मादरी ज़ुबान के इस्तेमाल के बारे में ज़ेल में से दिया गया कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? मादरी ज़ुबान के इस्तेमाल, मादरी ज़ुबान जो बच्चा घर से सीख करके आता है, यानी इक्तिसाब करके आता है, ठीक है, हासिल करके आता है, कौन सा बयान उसमें दुरुस्त नहीं है? पहले क्या है, ये बच्चों की आमोजिश, गौर व फिक्र, तबादले ख़याल में मुआविन होती है। बिल्कुल सही, 100% सही है। पूछा क्या जा रहा है, दुरुस्त नहीं है, नहीं पे हमें देखना है। ये तो सही है, जो बच्चा सीख करके ज़ुबान आएगा, पहली ज़ुबान जो उसकी मादरी ज़ुबान होगी, उसकी आमोजिश में, गौर व फिक्र में, तबादले ख़याल यानी अपने सोच का जो एक्सचेंज करेगा, आइडियाज़ का जो एक्सचेंज करेगा, उसमें मुआविन यानी मददगार साबित होगी। ये आमोज़गारों के माना अख़ज़ करने के अमल में मुस्बत रोल अदा करते, ये भी सही है। तीसरा क्या है, मादरी ज़ुबान अहम तदरीसियाती मौक़े फ़राहम करती है। ठीक है, और फिर चौथा क्या है, यह दूसरी ज़ुबानों को नज़रअंदाज करने में मुआविन होती है। ये दूसरी ज़ुबान को नज़रअंदाज करने में मुआविन होगा, ये चीज़ तो गलत है, ये चीज़ तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरी ज़ुबान को नज़रअंदाज करने में मुआविन होगी। अगर हम नज़रअंदाज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से नज़रअंदाज करना यानी उससे चश्मपोशी करना, ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है, अगर जो बच्चा मादरी ज़ुबान सीख करके आता है, जो मादरी ज़ुबान सीख करके आता है, वो दूसरी ज़ुबान में मददगार होगी, नज़रअंदाज करने में मददगार नहीं होगी, उसकी वजह से दूसरी ज़ुबान को सीखेगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। सही क्यों होगा, क्योंकि दुरुस्त नहीं है, पूछा जा रहा है। मादरी ज़ुबान अहम तदरीसियाती मौक़े फ़राहम करती है, ज़ाहिर सी बात है। मादरी ज़ुबान अगर बच्चा सीख करके आएगा, क्योंकि आप देखेंगे NCF, इसी तरह न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कह रही, बच्चों को इब्तिदाई तालीम किस में दी जाएगी, उनको उनकी मादरी ज़ुबान में दी जाएगी, जो घर से सीख करके आएगा, अहम तदरीसियाती मौक़े फ़राहम करेगा। ज़ाहिर सी बात है, उसके ज़रिए जो है दूसरी चीज़ों को सीखेगा। तो पूछा जा रहा है दुरुस्त नहीं, यही दुरुस्त नहीं है। दूसरी ज़ुबान के नज़रअंदाज में ये मुआविन थोड़ी होती है, बल्कि ये कि उसको सीखने में मददगार होती है। देखिए, घुमा करके पूछा गया है। आगे चलिए, इब्तिदाई सतह पर बच्चे की
ज़ुबान को फ़रोग़ देने में सबसे अहम क्या है? इब्तिदाई सतह यानी बिगिनर अभी है, उनकी ज़ुबान को हम फ़रोग़ देना चाहते हैं तो सबसे अच्छा क्या है? क़वाइद का इल्म, ज़ुबान के लिए मुनासिब माहौल, ज़ुबान की दरसी किताब, बच्चे का अंदाज़े क़द्र यानी इवैल्यूएशन। देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये होगा, अगर हम उसकी ज़ुबान को फ़रोग़ देना चाह रहे हैं तो उनको हम एनवायरनमेंट दे देंगे, माहौल। अगर बच्चों को माहौल मिल गया तो ऑटोमेटिक ज़ुबान सीख लेगा। आपको पता है बच्चा अगर उसके आसपास उसके घर में इंग्लिश बोली जाती है, बच्चा छोटा है अगर हिंदुस्तान में पैदा हुआ लेकिन चला गया इंग्लैंड, वहाँ रहेगा 4 साल से 5 साल का बच्चा फटाफट इंग्लिश बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसको माहौल मिल गया और वो क्या है, उसकी वो मादरी ज़ुबान बन जाएगी। तो यही सही है, माहौल मिल गया तो वो चीज़ परफेक्ट हो जाएगी। पोर्टफोलियो किसकी मिसाल? आपको पता है कि स्कूल में बच्चों के लिए पोर्टफोलियो बनाई जाती है, एक डायरी बनाई जाती है। आजकल मॉडर्न स्कूल में क्या है, उनके अचीवमेंट जो कुछ बच्चों ने हासिल किया पूरे साल में, उसको उनके मेमोरी में रख दी जाती है। स्कूल के जो लैपटॉप है, जो हार्ड डिस्क है, उसमें रख दी जाती है ताकि बाद में क्या है, बच्चा उसको खुद देख सकता है, टीचर देख करके उसका इवैल्यूएशन कर सकता है। इसलिए पोर्टफोलियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, उसमें बच्चों के अचीवमेंट को दर्ज किया जाता है। ठीक है, पोर्टफोलियो किसकी मिसाल है? मैंने पहले ही उसकी तरफ जो है इशारा कर दिया। अज़ खुद अंदाज़े क़द्र है, उस्ताद के ज़रिए अंदाज़े क़द्र है। अज़ खुद मतलब सेल्फ, और क्या है, उस्ताद यानी टीचर, दोनों के ज़रिए अंदाज़े क़द्र। ज़ाहिर सी बात है पोर्टफोलियो में बच्चा खुद देख करके अपने आप का आकलन कर सकता है कि मेरी अचीवमेंट कहाँ तक पहुँची है, मैंने क्या क्या साल में अचीवमेंट किया है। इसी के साथ टीचर उसको देख करके भी अंदाज़े क़द्र यानी इवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी हो जाएगी, असेसमेंट फॉर लर्निंग भी मान सकते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग जिसको बच्चा खुद करता है, खुद अपने आप को आंकता है, आकलन करता है, अंदाज़े क़द्र करता है, क़द्र पैमाई करता है। ठीक है, वो क्या है, पोर्टफोलियो इसी की मिसाल है जिसमें दोनों को मदद मिलती है। खुद भी हम अंदाज़े क़द्र कर सकते हैं, टीचर भी कर सकता है, क्योंकि उसको अच्छे से महफूज किया जाता है, डायरी की शक्ल में, पेन ड्राइव की शक्ल में, ठीक है, लैपटॉप में, कंप्यूटर में उसको महफूज किया जाता है, फ़ोटो की शक्ल में, ताकि आप उसको देख सकें और अपना इवैल्यूएशन कर सकें। लफ्ज़ों पर मबनी मुअम्मा किसके इजाफे में मुआविन होता है? लफ्ज़ों पर मबनी, लफ्ज़ यानी वर्ड्स, ये किस पर है? सुनने की महारत, लिखने की महारत, लफ्ज़ियात या अदबी मानी। देखिए लफ्ज़ियात पर, लफ्ज़ों पर मबनी मुअम्मा लफ्ज़ियात के इजाफे में मुआविन होता है। ठीक है, ये तो बहुत आसानी है। आगे चलते हैं, आगे क्या पूछा जा रहा है, दर्जा झेल में से कौन सुनने की सरगर्मी के अंदाज़े क़द्र के दौरान ज़रूरी नहीं है? हम ये चीज़ देखना चाहते हैं बच्चा सुन रहा है कि नहीं, चीज़ों को सही से सुन पा रहा है कि नहीं, उसका हम इवैल्यूएशन करना चाहते हैं, अंदाज़े क़द्र करना चाहते हैं। तो इसमें से कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है? आवाज़, लफ्ज़ों का तलफ़ुज़, ये तो ज़रूरी होगा। आगे क्या है, आगे है मौजू के मुताबिक लफ्ज़ों का दुरुस्त इस्तेमाल, ये भी सही है। तीसरा क्या है, लुगात और फामूस नहीं है, कामूस होगा, कामूस का वही लुगात कामूस दोनों सिनोनिम्स हैं, और कामूस का इस्तेमाल, तो ये ज़रूरी नहीं है। यानी सुनने की सरगर्मी के अंदाज़े क़द्र के दौरान लुगात और कामूस का इस्तेमाल ये ज़रूरी थोड़ी ना होगा। साफ और वाज़ेह आवाज़ से ज़रूरी है, तो ज़रूरी नहीं है पूछा जा रहा, तो ऑप्शन आपका कौन सा, 3 वाला सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे है ज़ुबान के हुरूफ को आवाज़ों के साथ मिलाकर पढ़ने की तदरीस का एक क्या है, तरीक़ा है। यानी ज़ुबान के हुरूफ को आवाज़ों के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। ये किसका तरीक़ा है? ये रास्त तरीक़ा है जिसको आप डायरेक्ट मेथड कहते हैं, सौती तरीक़ा है, या कुल ज़ुबान का तरीक़ा है, जुज़ ज़ुबान का तरीक़ा। बताइए कौन सा तरीक़ा है? देखिए आपका सौती तरीक़ा है,
یعنی آوازوں کے ساتھ ملا کر کے پڑھنے کی تدریس کے طریقے کو یہ صوتی طریقہ یعنی جس کو آپ فونیم کہتے ہیں، انگلش میں آپ نے پڑھا ہوگا فونیم کے نام سے، ٹھیک ہے، یہ صوتی طریقہ ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ درسی کتاب سے پرے جانے کا مطلب جو بچوں کی ٹیکسٹ بک متعین کی گئی ہے اس کے علاوہ بچوں کو چیزیں پڑھنے کے لیے اگر آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا، اس کی میننگ کیا نکلتی ہے بتائیے۔ درسی کتاب کے علاوہ اضافی تدریسی مواد فراہم کرنا، اضافی مطلب ایڈیشنل، یہ تو صحیح لگ رہا ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ درسی کتاب کو نظر انداز کرنا اور اس سے پرے جانا، یہ تو نگیٹو میں ہے، یہ غلط ہو جائے گا۔ معلومات کو درسی کتاب پر مرکوز ہونا چاہیے، تو صرف درسی کتاب پہ معلومات کو مرکوز کریں گے تو یہ ایکسٹریم کی طرف جائے گا، یہ آپشن غلط ہو جائے گا۔ درسی کتاب سے پرے جا کر بچے کو مزید گراں بار نہ کرنا، یہ چیز بھی تو غلط ہے۔ پہلا آپشن آپ کا صحیح ہو گیا، کیوں؟ آپ نے پڑھ رکھا ہوگا کہ بچے کو درسی کتاب کے علاوہ اس زبان کا جو چائلڈ لٹریچر ہے یعنی ادب اطفال ہے اس کو پڑھنے کے لیے بچوں کو کہا جائے، لائبریری میں بھی وہ چیز رکھی جائے۔ جیسے اردو زبان ہے اس کے جو چھوٹے چھوٹے چٹکلے کہانی کی جو کتابیں ہیں وہ اگر پرووائڈ کریں گے تو یہ کیا ہے، اسی کو کہیں گے درسی کتاب سے پرے جانا، یہ اچھی چیز ہے۔ اس سے اس زبان میں اس زبان کا ڈیولپمنٹ ہوگا، اس کا فروغ ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ کا صحیح ہے۔ جیسے اب دیکھیں گے اردو انگلش میں آپ دیکھیں گے بازاروں میں چمپک نام سے ملتی رہتی ہے، چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی، کیا ہے وہ جانوروں کی زبان میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں، بچے اس کو پڑھتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس کی اس زبان یعنی انگلش زبان اسٹرانگ ہوتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، استاد تیسری جماعت کے طلباء کو لفافہ بنانے کے بارے میں ہدایات دے رہا ہے، بچے اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں، اس طرح کی سرگرمی زبان کی کلاس میں بچے کے لیے معاون ہوتی ہے۔ بتائیے، لکھنے کی مہارت میں اضافہ کرنے میں، بولنے کی مہارت میں اضافہ کرنے میں، سننے کی مہارت میں اضافہ کرنے میں کیا کہہ رہا ہے، اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں، اس طرح کی یعنی لفافہ بنانے کے بارے میں ہدایات دیتا ہے۔ تو اس سے کون سی سرگرمی، کون سی ایکٹیویٹی، کس چیز کی مہارت ہوگی؟ چاروں آپشن میں سے بتائیے۔ کیا سننے کی مہارت میں اضافہ ہوگا، تخلیقی یعنی کریٹیویٹی والی مہارت میں اضافہ ہوگا؟ دیکھیے اس میں سننے کی مہارت میں اضافہ ہوگا۔ جب ٹیچر چھوٹے بچوں کو کہے گا کہ لفافہ بنانے کے بارے میں کچھ ہدایات دے گا، انسٹرکشن دے گا، لفافہ کس طرح سے کاغذ کاٹیں گے، پھر کس طرح سے موڑیں گے، تب یہ سب بتائے گا تو بچے سنیں گے، تو سننے کی مہارت میں اضافہ ہوگا، سننے کی صلاحیت اس کی ڈیولپ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے سی ٹیٹ کا جو آپ کا سلیبس ہے وہ لمیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح کے کوئسچن آپ نے جو دوسری زبان لی اس میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو اگر اس کو اس طرح سے آپ آپریشن کر کے ہر ایک آپشن کو صحیح سے سمجھ لیتے ہیں تو بہت اچھے مارکس آپ کے سی ٹیٹ میں آئیں گے۔ اب آگے ہماری باری ہے کہ ٹرمینالوجی، آپ کو پتہ ہے ہم بی ایڈ یا ڈی ایل ایڈ کرتے ہیں یا تو اردو میڈیم میں یا تو انگلش میڈیم میں، ہندی میڈیم میں۔ ٹرمینالوجی جو اکثر انگلش میں آتی ہے اس کو ہم ہندی اور اردو میں سمجھ نہیں پاتے، اس لیے آپشن تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے ہر ایک موک ٹیسٹ میں آخر میں 10 ٹرمینالوجی رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ ایک مرتبہ دیکھ لیجئے، آپ کو فائدہ اس سے بہت ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تک آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں میرے کہنے سے، اور اسی کے ساتھ آپ کوئی کمنٹ ہے تو وہ بھی کریں اور لائک کریں، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کو شیئر کر دیں۔ دیکھیے پہلا کیا ہے، بازیافت، جس کو آپ کہتے ہیں ریکال، یعنی یاد کرنا۔ بازیافت اردو میں اس طرح لکھ کے آ جائے گا، یعنی ریکال، جیسے آپ کو کوئی چیز بتائی گئی پھر دوبارہ جب پوچھا جائے تو آپ فوراً میموری میں، دماغ میں وہ چیز آ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں، ریکال۔ اور ریممبر کیا ہے، آپ نے ذہن میں رکھ لیا، اب کبھی بھی پوچھا جائے گا تو آپ ریممبر یعنی یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے، جس کو ہندی میں کہیں گے اسمرن رکھنا۔ آگے ہے اسکیمنگ اسکیننگ، اس پر سوالات بہت آتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ دونوں ٹرم میں نے اس لیے ایڈ کیا، اب اس کو سمجھ لیجئے کہ اسکیمنگ کیا ہے، اسکیننگ کیا ہے۔ اسکیمنگ لکھ کر کے اردو میں بھی آ جاتا ہے۔ اسکیمنگ کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ دودھ سے مکھن نکالتے ہیں نا،
दूध ज़्यादा उसमें से मक्खन थोड़ा सा निकलेगा। तो स्किमिंग वही है। ये क्या है, ये पढ़ने की स्किल है। स्किमिंग में क्या है कि जैसे बहुत बड़ा पैराग्राफ है, आपने फटाफट फटाफट पढ़ लिया, जल्दी से पढ़ करके आप उसमें क्या कहा जा रहा है उसके बारे में एक आइडिया ले। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फटाफट पढ़ लिया, आगे पीछे थोड़ा सा पढ़ लिया, आपको पता चल गया उसमें कहा क्या जा रहा है। वो क्या, स्किमिंग। इसको क्या कहेंगे, स्किमिंग। स्कैनिंग क्या है, आप स्कैनिंग कराने जाते हैं, आप फोटो का कराते हैं या बहुत से कोई डॉक्यूमेंट है उसका स्कैन में जो जो चीज़ें उसमें लिखी हुई है, डेट है, जो कुछ पॉइंट है, सारा चीज़ का स्कैन होना चाहिए। स्कैनिंग में क्या है, अगर आप हर एक चीज़ को डिटेल से पढ़ते हैं, वर्ड को, उसकी मीनिंग देखते हैं, मुहावरे देखते हैं, पूरा एक एक वर्ड पढ़ते हैं, वो क्या है, स्कैनिंग हुआ। ठीक है, यही दोनों में फ़र्क है। आगे क्या है, इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग, देखिए अब थोड़ा सा बचा है, कर लीजिए, अजान भी हो रही है। इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव क्या होता है, गाइर, गाइर करके आ जाएगा, या अमीक ख्वादगी, अमीक या गाइर, यानी इंटेंसिव रीडिंग, कोई चीज़ बहुत गहराई से पढ़ेंगे, जिसको आप कहेंगे गहन पठन। आगे चलते हैं, आगे देखिए है एक्सटेंसिव रीडिंग, यानी वसी किरात। यानी वसी किरात का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ना। जैसे आप नावल पढ़ते हैं, ये सब क्या है, एक्सटेंसिव रीडिंग में आ जाए। किसी जानकारी के लिए हासिल करने के लिए उसकी हर थ्योरी को डिटेल से पढ़ेंगे। वसी, वसी का मतलब एक्सटेंसिव, यानी अतिशय पठन। बआवाज़ बुलंद पढ़ना, यानी लाउड रीडिंग। बआवाज़, जैसे कई टीचर एक मरतबा पढ़ता है, फिर कहता है कि आप भी पीछे पीछे पढ़ो, वो क्या है, बआवाज़ बुलंद, यानी सस्वर, सस्वर पठन। आगे क्या है, साइलेंट रीडिंग, खामोश किरात। यानी खामोश किरात क्या होता है, अगर आप पढ़ेंगे, पढ़ने की स्पीड ज़्यादा बढ़ने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है कि साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग में आप तेज़ी से पढ़ते हैं, तो खामोश किरात यानी साइलेंट रीडिंग, यानी मौन पठन। आगे क्या है, खुशखत, यानी कैलीग्राफी। जब किसी चीज़ को खूब अच्छे अल्फाज में बना बना करके लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं, खुशखत, यानी अच्छी तहरीर, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैलीग्राफी, यानी सुलेख, हिंदी में कहेंगे सुलेख। नकल करना, उतारना क्या है, ट्रांसक्राइबिंग। ट्रांसक्राइबिंग एक लफ्ज़ आता है जिसको आप नकल करना, उतारना। जैसे आप देखेंगे दर्जा 2 के या 4 के बच्चों की, जो बिगनर हैं, उनकी कुछ किताबें होती हैं, उसमें क्या इस तरह से बना होता है, ठीक है, बा लिखना है तो ऐसे 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 अलामत रहती है। अब उसी पे बच्चा इसे दोहरा करके उसको ऐसे बा बना देगा। यही क्या है, ट्रांसक्राइबिंग हुई। ये बच्चों को लिखने यानी लफ्ज़ बनाने को सिखाने के लिए इस तरह की किताबें दी जाती हैं क्लास फर्स्ट में, सेकंड में। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्राइबिंग, यानी नकल करना, उतारना, यानी प्रतिलिपि बनाना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस तरह से हमने 10 टर्मिनोलॉजी सीख ली। तो इसकी मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप जुड़े नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, उस पर क्लिक करके आप जुड़ जाएं। नीचे मैंने आगे यानी उर्दू पेडागोजी, यानी मैराथन उर्दू पेडागोजी, कंप्लीट उर्दू पेडागोजी की मैराथन क्लास ली है, अभी जल्दी 2-3 महीना पहले लिया था, पिछले सीटेट में। उसकी लिंक भी नीचे मैं रख दिया हूँ, उसको एक मरतबा ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, उसमें आपका पेडागोजी का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, नीचे देख लीजिएगा, उसमें उसकी है, यानी कंप्लीट उर्दू पेडागोजी करके है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ क्लिक करके एक मरतबा देख लेंगे तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जाते जाते लाइक करके जाएं, कमेंट करें, शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। सलाम वालेकुम।